नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये एक अलग मिजाज, अलग रंग का किस्सा है। बात उस समय की है जब मैं शिमला कॉलेज में पढ़ता था। तो चलिए सुनिए ये किस्सा जिसका नाम है आयरन मैन ऑफ टूटू, और बनिए इस किस्से का हिस्सा हमारे साथ। आप विश्वास नहीं करेंगे आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ। जी हां, वेल्डर का ये तकिया कलाम था। हालांकि उसका नाम वेल्डर नहीं था, पेशे से वो वेल्डिंग का काम जरूर करता था। अब अगर आपका काम आपका नाम हो जाए तो अक्सर इस चीज का आपको फायदा हो जाता है। हम सब लोग अक्सर फोन में नंबर काम के हिसाब से स्टोर कर लेते हैं। तो जिस किसी को भी वेल्डिंग की दरकार रहती वो वेल्डर का नाम ढूंढ लेता और वेल्डर को इसका फ़ायदा होने लगा। तो धीरे धीरे वेल्डर का असली नाम कहीं गुम हो गया और लोग उसे वेल्डर के नाम से ही जानने लगे। देखिए, वेल्डिंग कोई आसान काम नहीं है। लोहे जैसी धातु को पिघलाना, आग से खेलना, तो अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि जो इस तरह के व्यवसाय में होंगे वो मजबूत कदकाठी का इंसान होना चाहिए। हमारे वेल्डर साहब हालांकि बिल्कुल विपरीत थे इसके, बिल्कुल शरहरी काया के स्वामी। और अक्सर लोग मजाक में उनसे कहते थे कि अगर हवा तेज हो तो वेल्डर साहब आप सिक्के डालकर जेब में बाहर जाएं, नहीं तो आपके उड़ जाने का खतरा है। लेकिन जो कदकाठी उनके लिए कभी ना कर पाई वो उनके किस्से कहानियों ने कर दिया। उनके किस्से काफी मशहूर थे टूटू में। तो इससे पहले कि किस्से की बात करें, हम बता दें कि ये टूटू क्या है। टूटू शिमला से सटा हुआ एक शहर है और ये खासा महत्वपूर्ण शहर भी है, क्योंकि एक तो यहाँ से स्टेट हाईवे गुजरता है जो आपको दूसरे शहरों में लेके जाता है, बिलासपुर, मंडी, मनाली। इसके अलावा जो एकमात्र हवाई अड्डा है शिमला का जुब्बड़हट्टी में, उसके लिए भी आपको टूटू से गुजरना पड़ता है अगर आप शिमला से आ रहे हैं। फिर यहाँ पर जतोग कैंटोनमेंट जो है उसका रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। तो जैसे जैसे शहरों का विस्तार हुआ, छोटे से कस्बे से अब टूटू भी एक भरा पूरा शहर है। बहुत तरह की दुकानें हैं, रिहायशी इलाका है काफ़ी बड़ा। और क्योंकि इससे सटे बहुत से गांव भी हैं तो अक्सर टूटू में ठीक ठाक भीड़ भाड़ रहती है लोगों की। और इन सब गतिविधियों का जो केंद्र है, टूटू में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसका केंद्र जो है वो है टूटू का चौक। एक तो यहाँ चौक से सब तरफ के लिए रास्ते निकलते हैं, दूसरा ये बस स्टेशन भी है। तो सुबह सुबह आप देखेंगे कि स्कूल जाने के लिए बच्चे अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑफिस जाने के लोग भी यहीं पर अपने अपने वाहनों का इंतज़ार करते हैं। इसके अलावा ख़रीदारी में लगे लोग, क्योंकि चौक के सब तरफ दुकानें भी हैं। और फिर ये लेबर चौक की तरह भी काम करता है। तो अगर आपको कोई मिस्त्री, कारपेंटर, मेसन चाहिए तो भी आपको टूटू चौक पर आना पड़ता है। टूटू चौक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसे हुआ वो वेल्डर था। वेल्डर को अपनी कहानियों और किस्सों के लिए यहाँ पर जो ऑडियंस मिल गई, फिर वो ऑडियंस ने उसे एक बहुत ही बहादुर आदमी का खिताब भी दे दिया। तो अक्सर शाम को जब सब लोग अपना अपना काम निपटा अपने अपने घरों को जाने की तैयारी में रहते हैं, उस समय वेल्डर अपने किस्सों की किताब खोलता था। हर किस्से में वेल्डर एक बहादुर आदमी की तरह कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सब काम ठीक कर हीरो की तरह एंट्री मारता था। और ऐसा नहीं है कि वेल्डर के किस्सों को लेकर ऑडियंस में इंटरेस्ट नहीं था। उसकी जो गोष्ठी थी या जो उसकी मंडली थी वो लगातार बढ़ती भी जा रही थी। तो कभी वेल्डर को शाम को शेर मिल जाता, कभी जंगल की आग को बुझाने में केवल वेल्डर ही कामयाब रहता। तो इन सब किस्सों ने वेल्डर को आयरन मैन, एक बहादुर इंसान का रिवॉर्ड या अवार्ड जिसे कहते हैं, वो भी लोगों ने उसे आयरन मैन ऑफ टूटू कहना शुरू किया।
किसी ने हालांकि ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके किस्सों में क्या कोई सच्चाई है या केवल मनगढ़ंत बातें हैं। पर सब गॉसिप का या इस तरह की कहानियों का मज़ा ये है कि आप विश्वास करें या ना करें, आप साझा ज़रूर करते हैं इन सब बातों को। तो फिर ये बातें फैली और छोटे से कस्बे टूटू में हर आदमी को धीरे धीरे वेल्डर की कुछ एक बातों पर विश्वास होने लगा। और मज़ा देखिए, जब वेल्डर ये कहानी सुनाता कि उसे शेर मिला तो दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी शेर दिखाई देने लगा। जब वेल्डर ने जंगल की आग की बात करी तो उस समय बाकी जगहों से भी इस तरह की जंगल की आग की बातें उठने लगी। वेल्डर के साथ दूसरी खासियत ये थी कि वो जब कोई भी किस्सा या कहानी बताता तो डिटेलिंग पर उसका काफ़ी ध्यान रहता था कि मैं 6:43 पर अपने घर से निकला, करीबन 50 कदम चला था कि मुझे शेर दिखाई दिया। तो इस तरह की परिस्थितियाँ या इस तरह की स्वाभाविक चीज़ें वो बड़ी आसानी के साथ अपनी कहानी में शामिल करता था और एक बेहतरीन किस्सेबाज की तरह लोगों को अपनी कहानी पर विश्वास भी दिलाता था। टूटू चौक पर एक और मशहूर जो दुकान है वो है हिमाचल जनता स्टोर। ये एक ग्रोसरी स्टोर है और अगर ये कहा जाए कि जितना पुराना टूटू है उतना पुराना ही हिमाचल जनता स्टोर है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हिमाचल जनता स्टोर के जो मालिक हैं वो हैं बलदेव राज साहब। और ये काफ़ी जानी मानी शख्सियत तो हैं टूटू की, हर एक आदमी टूटू को इन्हें जानता है, आसपास के गांव के लोग भी इन्हें जानते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी मिलनसार भी हैं स्वभाव से। तो जहाँ चौक पर लोगों की गोष्ठी लगती वहीं अक्सर हिमाचल जनता स्टोर में भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिल ही जाता है। अक्सर लोग अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करते समय बतियाते हैं बलदेव साहब से, अपना दुख सुख साझा करते हैं। इसके अलावा गांव के जो लोग हैं जिन्हें सुबह काम पे शिमला या दूसरे शहरों में जाना होता है वो इसे क्लॉक रूम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, अपना सामान छोड़ जाते हैं दुकान पे कि वापसी में फिर उठा लेंगे। और क्योंकि बलदेव राज साहब काफ़ी मिलनसार हैं तो वो इन सब बातों को माइंड भी नहीं करते। तो अक्सर यहाँ भी लोगों की भीड़ रहती है और बहुत सी जो गॉसिप्स हैं वो बलदेव राज साहब के कानों में भी पड़ती हैं। तो वेल्डर के किस्से बलदेव राज साहब ने भी सुन रखे हैं, वेल्डर के मुंह से भी और दूसरे लोगों से भी। तो ये मंगलवार की एक शाम थी, करीबन 8-8:15 का समय था और अगर वेल्डर की भाषा में कहा जाए तो शायद 8:13 का समय था कि वेल्डर बलदेव राज साहब की दुकान हिमाचल जनता स्टोर पर आया। दो बातें आज अलग थी। एक, वेल्डर के पास आज एक नई मोटर बाइक थी और दूसरा, उसके बाएं हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी। तो वेल्डर को देख के, क्योंकि बलदेव राज साहब वेल्डर को जानते हैं और अक्सर वेल्डर का दुकान पर आना जाना होता है, तो बलदेव राज साहब ने वेल्डर से पूछा कि एक तो तुम्हारी बाइक मुझे नई दिखाई दे रही है और दूसरा ये तुम्हें हाथ पे क्या हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे साहब आज मेरे साथ क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेल्डर किसी भी किस्से को शुरू करने से पहले यही बात कहता था। तो जैसे ही वेल्डर ने किस्सा शुरू किया, दुकान में मौजूद बलदेव राज साहब का सपुत्र, उनका लड़का नवीन उर्फ विक्की भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि वेल्डर के किस्से सबके कानों में पड़ते थे और सब जानना चाहते थे कि ये आज किस तरह का किस्सा लेकर आया है। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि नवीन या विक्की जो है मेरा मित्र है बचपन से। हम लोग साथ पढ़ते हैं, हम लोग साथ खेलते हैं, तो हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है। और इनफैक्ट हमारी 4 जनों की जो है वो चौकड़ी है, जिसमें विक्की जो कि बलदेव राज साहब का बेटा है, इसके अलावा विकास उर्फ मोंटू, संदीप उर्फ सनी और मैं। तो हम 4 लोगों की चौकड़ी है और हमारा लगभग रोज़ मिलना होता है, क्योंकि हम कॉलेज में साथ तो हैं ही,
इसके अलावा हम चारों साथ में खेलते भी हैं और स्पोर्ट्स सेंटर हमारा रोज़ाना जाना होता है। तो इसलिए टूटू में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं या आज वेल्डर का कौन सा किस्सा आया है, ये बातें हम सबके कानों में पड़ती हैं। और दूसरा, विकी, मोंटू, सनी तीनों टूटू में रहते हैं। मैं हालांकि टूटू में नहीं रहता, लेकिन इन सब के चलते मेरा जुड़ाव भी टूटू से है और किस्से भी मेरे कानों में अक्सर आते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे आज मेरे साथ क्या हुआ। आपको तो मालूम ही है कि मेरा असिस्टेंट सुनील जो है काफ़ी दिनों से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर बलदेव राज साहब ने हामी भरी कि हाँ, सुनील को काफ़ी दिन से तुम्हारे साथ नहीं देखा। तो साहब, सुनील अक्सर बीमार रहने लगा है। बहुत से डॉक्टरों को मैंने दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर के बस में या कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पाया। अब जब हम पूरी तरह हताश हो चले तो मैंने सोचा कि अपने गुरुजी, जो कि यहीं टूटू से दूर जो गांव है एक घनाटी, वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, तो मुझे ये लगा कि शायद गुरुजी के पास अब इसका कोई इलाज हो। तो मैं एक दिन गुरुजी से फ़ोन पे बात करके मैंने गुरुजी को बताई ये सब बातें। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कीजिए कि तुम आज शाम को मेरे पास आ जाओ और साथ में उसकी जन्म कुंडली लेते आना, ताकि हम देख के बताएंगे कि किस तरह के उपाय करने हैं ताकि सुनील ठीक रहे। तो मैं अपना काम ख़त्म किया। मैंने करीबन 7, साढ़े 7 तक मैंने अपना काम ख़त्म किया और फिर मुझे लगा चलिए अब घनाटी की तरफ चलते हैं। टूटू से घनाटी जाने में बाइक पर आपको बमुश्किल 15 से 20 या 25 मिनट लगने चाहिए। पहाड़ी रास्ता है हालांकि, लेकिन ठीक ठाक रास्ता है। तो मैं आराम से अपनी बाइक चलाता हुआ, और उस समय मेरे पास, आपको याद होगा, नई बाइक नहीं थी। वेल्डर ने अब अपनी कहानी में बारीकियां डालनी शुरू करी, जो डिटेलिंग जिसके लिए वो मशहूर था। आपको तो मालूम है मेरे पास एक पुराना खटारा यामा बाइक थी, तो मैं उसी पे चला। तो मैं 40 या 45 की स्पीड पर अपनी बाइक चला रहा था, जो कि आराम की स्पीड है। तो ऐसा करते करते मैं 17 मिनट में लगभग घनाटी पहुंच गया। तो नवीन ने उसे बीच में टोक के कहा कि आप सेकंड भी बताइए, जिस हिसाब से आप मिनट बता रहे हैं अपने, आप सेकंड भी बताइए। तो वेल्डर ने खासा ध्यान दिया नहीं विकी की तरफ। उसे लगा कि ये बीच में कौन जो है इंटरप्ट या रुकावट ला रहा है हमारी कहानी में, और वो बदस्तूर अपनी कहानी में लगा रहा। तो मैं घनाटी पहुंचा। मैंने अपनी बाइक को खड़ा किया, क्योंकि गुरुजी का जो घर है वो गांव में पहाड़ पे ऊपर की तरफ है। तो आपको सड़क पर कहीं भी जगह देखकर अपनी बाइक पार्क करनी होती है और फिर आपको हल्का सा पगडंडी के रास्ते पर चढ़कर गांव पहुंचना पड़ता है। तो मैंने अपनी बाइक को पार्क किया, मैं गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी मुझे देख के बहुत खुश हुए। और मैंने गुरुजी को अपने असिस्टेंट सुनील की जन्म कुंडली दिखाई। उन्होंने जन्म कुंडली को स्टडी किया। इस बीच उनकी पत्नी ने मेरे लिए चाय बनाई, और सब कुछ देखने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, कुछ एक उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें एक लॉकेट देता हूँ, जो कि तुम जाना और सुनील को कहना कि वो अपने दाएं हाथ में पहन ले। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने अपने मंत्रों की सिद्धि से ये लॉकेट बनाया है, इसलिए इसमें बहुत सी शक्तियाँ हैं। तो उसे बोलना कि कल सुबह उठ के नहा धो के ये लॉकेट पहन ले। तो बातें हुई, चाय पानी हुआ, जन्म कुंडली देखी गई, उपाय सुझाया गया। तो इस सब में कुछ एक देर तो लग ही जाती है। हालांकि गुरुजी और उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि डिनर कर लीजिए, खाना खा के जाइए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, निकल जाना चाहिए और अपने घर जाके ही मैं भोजन करूँगा। और यहाँ हम सबको मालूम है कि वेल्डर का जो घर है वो टूटू से करीबन 4 या 5 या 6 किलोमीटर दूर एक जगह है, हीरानगर, जहाँ पर उसका घर है। छोटा सा गांव या कस्बा है, जो कि टूटू और घनाटी के रास्ते के बीच में ही आता है। तो मैं अलविदा कहा मैंने गुरुजी को, और मैं फटाफट
नीचे उतरा इस चिंता में कि मेरी बाइक सड़क पर ठीक होनी चाहिए। तो मैं जब नीचे लौट कर आया तो मैंने देखा कि बाइक वहाँ पर खड़ी है। इस कहानी में अब विक्की और बलदेव साहब के अलावा दुकान के दूसरे कर्मचारी भी इन्वॉल्व हो चुके थे। जैसा अक्सर होता था वेल्डर के साथ, उसके किस्सों में जो ऑडियंस का साइज था किस्से के साथ साथ बढ़ ही जाता था। तो मैं नीचे उतर कर आया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं निकल पड़ा अपने घर हीरानगर के लिए। आपको तो मालूम है साहब कि घनाटी से जब आप चलते हैं और चली तक खड़ी चढ़ाई है तो आपको बाइक अपनी फर्स्ट गियर में चलानी पड़ती है। तो मैं जैसे ही उस मोड़ पर पहुंचा जहां चढ़ाई खत्म हुई, मुझे किसी की सड़क पर रोने की आवाज सुनाई दी। अंधेरा था घुप और केवल मेरी बाइक की लाइट थी। इसके अलावा आसपास कोई दूसरी गाड़ियां भी नहीं थी और उस इलाके में दोनों तरफ जंगल है, तो अक्सर वहां पे ज़्यादा जो है आवाज़ रहती नहीं है। तो मुझे किसी के रोने की या सुबकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो आप तो मुझे जानते हैं, मैं ऐसी स्थितियों से कभी भागता नहीं हूँ, मैं तो इनका मुकाबला करता हूँ। और मैं देखना चाहता था कि ये कौन है जो इस समय इस तरह से रो रहा है सड़क पर, या कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो मैंने अपनी बाइक रोक दी। जहाँ पर मैंने अपनी बाइक रोकी, मुझे करीबन 3 या 4 कदम की दूरी पर सड़क के दाईं ओर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। आप जानते हैं साहब, ऐसी स्थिति में दूसरे लोग डर जाएंगे, लेकिन अगर लोग मुझे आयरन मैन कहते हैं तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस मामले की पड़ताल करनी होगी। तो मैं बाइक से उतरा और मैं चल पड़ा जहाँ पे वो व्यक्ति बैठा था। जैसे ही मैं थोड़ा पास पहुँचा, मुझे लगा कि ये व्यक्ति ना होके कोई महिला है, लेडीज़ है। ये हिमाचल में एक सिंगल लेडी को भी लेडीज़ कहने का प्रचलन है। लोगों को शायद ये लगता है कि इससे उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाती है। तो वेल्डर ने कहा कि वो व्यक्ति नहीं था साहब, एक लेडीज़ थी जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और सड़क के किनारे बैठ के रो रही थी। दुकान में बाकी जो लोग थे, अब वो उसकी कहानी का हिस्सा हो चुके थे और थोड़ा डरने भी लगे थे। हालांकि विक्की अब मन मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे ये पूरा का पूरा जो किस्सा है मनगढ़ंत किस्सा लग रहा था। तो साहब मैं पहुंचा उस लेडीज़ के पास और मैंने देखा कि वो उसने घुटनों पर सर रखा हुआ है और वो सुबक सुबक के रो रही है। तो मैंने थोड़ी दूर से उसे कहा कि मैडम क्या बात है, सब कुछ ठीक है क्या? तो अभी भी उसने मेरी किसी बात का जवाब ना देके अभी रोना जारी रखा। तो मैंने फिर एक बार थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में फिर से उसे झकझोरा और कहा कि मैडम क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? तो इस बार उसने अपना मुंह उठाया और बोली कि मुझे आप हीरानगर के आगे एक गांव है, वहां छोड़ देंगे क्या? तो मुझे लगा इतनी रात को ये अकेली औरत यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात अंधेरे यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तो उसने मुझे बताया कि मेरा पति जो है वो शराब पीकर रात को घर आता है हमेशा और मुझे मारता है, तो अब मुझसे और सहा नहीं जाता, तो मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ और अब मैं अपने घर जाने चाहती हूँ, अपने माता पिता के पास, वो गांव में रहते हैं। हालांकि मैं भी हीरानगर का रहने वाला हूँ, तो मेरी उत्सुकता बढ़ी कि पूछूं कि किस कौन से परिवार से है, कहाँ उसे जाना है, पर वो इस स्थिति में नहीं थी। तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, आपको मैं हीरानगर और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ छोड़ दूँगा। तो मैंने इशारा किया और वो मेरे साथ चल पड़ी और मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। अभी साहब मैं 50 या 25 मीटर ही चला हूँगा बाइक पर कि मुझे लगा कि मेरी बाइक का बैलेंस ख़राब हो रहा है या मेरी बाइक थोड़ा हिल रही है। तो मैंने झट से ब्रेक लगाई और पीछे मुड़ के देखा, तो क्या देखता हूँ कि वो लेडीज़ तो बाइक पर है ही नहीं।
मुझे बहुत हैरत हुई साहब। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से आगे देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि करीबन 5 या 6 कदम दूर वो औरत सामने मेरे खड़ी है, और इस बार वो रो नहीं रही है, बल्कि बहुत ही विकराल रूप है उसका। बाल बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े नाखून, आंखों से रोशनी निकल रही है तेज। लेकिन मैं डरा नहीं। मुझे लगा कि बाइक चलाकर मैं इसके पार निकल जाऊंगा। तो जैसे ही मैं बाइक चलाने की कोशिश की, जैसे ही मैंने बाइक चलाने की कोशिश की, मैं क्या देखता हूं कि उसने अपने एक हाथ से मेरे बाइक का हैंडल पकड़ा और मुझे लगभग हवा में एक पहिए पर बाइक के साथ उठा दिया। अब आप उस स्थिति को समझिए जहां मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ हूं, दोनों हाथों से कस के हैंडल को पकड़ा हुआ है, और इस युवती ने हैंडल समेत बाइक को मेरे साथ ज़मीन से ऊपर उठाया हुआ है, और वो बुरी तरह बाइक को झचकोर रही है। आप में से कोई भी ऐसी स्थिति में होगा साहब तो डर जाएगा, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैंने झट से वो लॉकेट जो मेरे पंडित जी ने मुझे दिया था, और मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि इसमें खूब ताकत है, मैंने झट से वो लॉकेट लेकर उस महिला की तरफ फेंका। जैसे ही वो लॉकेट उस पर गिरा, उसने बाइक तो छोड़ी, लेकिन मेरे हाथ को, मेरे बाएं हाथ को पकड़ के उसने मुझे बाइक से दूर किया। सो बाइक एक तरफ जाकर झाड़ियों में अटक गई, और मैं इतनी तेज सड़क पर जाकर गिरा। लेकिन इस सब के बीच उस लॉकेट के चलते वो युवती कहीं भाग गई। इसी वजह से मेरी जो पुरानी बाइक है अब वो मेरे पास नहीं है। और फिर उसने अपनी पट्टी को खोलना शुरू किया और दिखाया कि देखिए साहब, यहाँ से उस युवती ने मुझे जकड़ा था, तो ये जो निशान है, ये निशान उसी चीज़ के हैं। भीड़ की आंखों में अब वेल्डर के लिए प्रशंसा थी। बलदेव साहब भी कुछ कुछ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो भी वेल्डर के लिए, उनकी आंखों में भी प्रशंसा का भाव था। विकी को ये सब सुन के अब गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि देखिए, ऐसा हुआ होगा कि ये वेल्डर साहब की बाइक जो है एक्सीडेंट हुआ। अब किसी को ये कैसे बताएं कि ये एक्सीडेंट के चलते उन्हें चोट लगी है, तो उन्होंने ये पूरा किस्सा ही कह दिया। तो वेल्डर ये बात कह के निकल गया, लेकिन विकी को ये सब सुनकर अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तो उसे लगा कि देखिए, वेल्डर के इन किस्सों की जांच करना अब ज़रूरी हो गया है, तो कुछ प्लान बनाना